वो डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ उसके दिमाग में होते थे स्कूल के एज में, जब वो 5 साल का था, 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में। पहला बिजनेस उसने जो शुरू करने की कोशिश की वो एक वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स को उसने उसका एक हाउसिंग ली। एंड ही थॉट कि मैं वॉर्म्स लूँगा और उनको रिप्रोड्यूस करके बेचूंगा। उसने कहीं से ये हैड एन आइडिया कि उनको जब आप बीच में से काटते हैं तो वो वॉर्म्स डुप्लीकेट हो सकते हैं। एंड ही थॉट कि मैं बहुत ज़्यादा इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। उसने गया सबसे बड़े वॉर्म डीलर के पास, उससे वॉर्म्स खरीद के लाया, उसको फिर डाला, फिर रोज़ उसको जाके अंडा तोड़ के उसकी जो योक होती थी वो उसमें डालता था कि इनको जल्दी जल्दी मैं बड़ा करूँ। उसकी अम्मा ने कहीं टीवी पे सुना था कि ये योग जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी नहीं होती। सो दे अलाउड हिम कि अच्छी बात है, इसके बहाने योग सारी वॉर्म्स को डाल देगा और ये जो इसके भाई हैं वो सारी उसकी सफ़ेदी खाएंगे तो वो हेल्दी रहेंगे। आफ्टर फ्यू डेज जब उसने जाके देखा अपना ये वॉर्म बॉक्स तो वो सारा खाली था और वो सारे वॉर्म्स कहीं भाग गए थे या उन्हें कोई परिंदे खा गए थे या तो वो पहला बिजनेस उसका इस तरह से नहीं चल सका। तो इसी तरह उसने he says in his book, I always fantasized about making money because to me money meant that later on in my life I would have the freedom to do whatever I wanted. The idea of one day running my own company also meant that I could be creative and eventually live life on my own terms. So शुरू से ही पैसा कमाने का उसके दिमाग में था कि मैंने कमाने और अपनी कंपनी चलानी। उसके बाद वो डिफरेंट बिजनेसेस में कोशिश करता रहा। पहले उसने घर का सारा कूड़ कबाड़ बेचा। जब ख़त्म हो गया तो अपने दोस्त को ढूंढा कि यार वो उसके घर में अगर कूड़ा है, उसको कन्विंस किया। वो उनको ऐसे कपड़े पहनाए ताकि वो लगे कि ज़्यादा छोटे बच्चे होंगे। उनको फिर लेमनेड साथ बेचा, स्टॉल लगाया। वो जो चीज़ें गैरेज सेल उसको कहते हैं, वो गैरेज सेल तो इतना नहीं बिका, लेमनेड बच्चे देख के वो ज़्यादा बिक गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, पैसा जब रियल अर्न किया उसने तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता गया। इसी तरह फिर उसने ये जो न्यूज़पेपर फेंकने का काम किया। उसके बाद उसने कोई फिगर आउट कैलकुलेशन की। उसने कहा यार ये तो बड़ा मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ $2 पर आवर मेरा बनता है। तो उसने फिगर आउट किया कि ये न्यूज़पेपर में तो मेरा डिलीवर करने में मेरा नहीं कोई कमाई होगी। तो उसने एक मैगजीन निकाला अपना, गॉबलर के नाम से। पहला मैगजीन जब निकाला उसकी 4 कॉपियाँ बिकी। जो 4 बिकी तो वो ज़रा कॉन्फिडेंट हो गया कि इसका मतलब मैं 100 भी बेच सकता हूँ। अपने नाई के पास गया हुआ था, उससे पूछा कि तुम ऐड इस पे लगाओगे? अगर मैं $20 के ऐड देता हूँ, उसको गॉबलर का मैगजीन दिखाया आपने, तो वो नाई तैयार हो गया उसका कि ठीक है $20 दे दो। तो अब वो दिमाग में उसने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, 5 ऐड भी मैं बेच लूँ तो $100 तो मेरे यहाँ से बन जाएंगे। और उसे अपना बिजनेस बनता हुआ नजर आ रहा था। मगर वो नेक्स्ट जब उसका निकला, उसे एक नाई के अलावा कोई ऐड देने वाला नहीं मिला। और अगला जब उसने एडिशन निकाला तो उसमें सिर्फ 2 बिके। तो इस तरह की काफ़ी उसने इम्प्रोवाइज्ड लॉट। फिर इवेंचुअली उसका भाई था, वो बॉयज़ लाइफ मैगजीन पढ़ता था। अच्छा, उसमें हर तरह के ऐड आते रहते। एक डू इट योरसेल्फ ऐड भी था। वो किट बेचते थे कि ये आप बनाएं, बिजनेस आइडियाज देते थे कि ये आप करेंगे तो आपको इतनी कमाई होगी। उसमें एक इसने देखा कि एक बटन बनाने की एक मशीन बेच रहे थे। अच्छा, बटन उसमें आप कोई भी तस्वीर रख के वो एक किट देते थे आपको, उससे आप बटन पे कोई भी तस्वीर लगा सकते थे और फिर अपने कपड़ों पे वो बटन लगा सकते थे। इसने सोचा कि यार ये तो 20 सेंट का मुझे एक बटन पड़ता है, मैं अगर उसमें एक आपको ऐड देना पड़ेगा, वो ऐड मेरा आएगा कोई $100 का या $50 का ऐड आएगा, $50 की किट आएगी, $80 का ऐड आएगा। तो मैं उसने हिसाब किताब लगाया, किट मंगवा ली। फिर उसने
ऐड दिया, पैसे अपने अब्बा जी से लेके गए, मैंने ऐड देना। अच्छा, उसके पेरेंट्स को कोई यकीन नहीं था कि ये को पैसे वापस मिलेंगे, मगर उन्होंने वैसे इनकरेज करने के लिए उसको दे दिया। उसने जब वो ऐड दिया, एंक्शसली वेट कर रहा था, 2 हफ्ते बाद पहला ऑर्डर आ गया उसे, और वो उसने बटन बना के एक कोई अमीर सी लड़की थी, उसके कुत्ता उसने पकड़ा हुआ, उसकी इस तरह की कोई तस्वीर थी, तो वो उसने बेची। वो 80 सेंट का एक बेचता था, तो उसको मुनाफा बड़ा होता था। 20 सेंट का उसे पड़ता, 80 सेंट का वो बेच रहा। फिर ऐसे करते करते ऑर्डर ज़्यादा होने शुरू हो गए, और ऑर्डर इतने हो गए कि उसे महीने में तकरीबन $200 कमाई शुरू हो गई। और एक बच्चे के लिए $200, $30,000 महीना, बड़ी ज़बरदस्त कमाई। और इतना काम होना शुरू हो गया कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके, क्योंकि 1-2 घंटे बटन बनाने में लगते थे, वो जमा करता था वीकेंड पे। फिर उसने अपने कज़न को हायर कर लिया कि तुम बनाओ बटन मेरे साथ। तो बड़ा ये 1-2 साल इसका अच्छा ये बिज़नेस चला और कमाई होती रही। फिर कहता है ये फैमिली बिजनेस बन गया, मैंने अपने छोटे भाई को दिया, जब मैं बोर हो गया उससे, फिर उसने अपने आगे छोटे भाई को दिया, फिर वो कज़न, फिर इसके अब्बा जी मूव हो गए हांगकांग, भाइयों को ले गए, आगे किसी को देने के लिए था नहीं बिजनेस, तो फिर देन दे हैड टू क्लोज। बट द थिंग इज ही गॉट बोर्ड आउट ऑफ इट, मगर उससे बहुत कॉन्फिडेंस उसे आ गया कि मैं ये पैसे बनाना तो पॉसिबल है। फिर वहाँ पे इसी तरह स्कूल में एक लैब थी कंप्यूटर की, उसमें जाना शुरू हुआ, पास्कल सीखी। उसे नहीं पता था क्या फ़ायदा कंप्यूटर का, मगर उसे पता था मेरी सीवी में बड़ा अच्छा लगेगा। जब मैंने हाई स्कूल में हार्वर्ड में दाखिला लेना है, तो मैंने लिखा होगा कि इस क्लब में मैं था और मैंने ये किया, तो उसने ले लिया दाखिला। उसमें बुलेटिन बोर्ड सिस्टम होता था, बड़ी बेसिक इंटरनेट की फॉर्म, जिसमें सारे स्कूलों के नेटवर्क के बुलेटिन बोर्ड एक जगह जमा होते थे। इन्होंने वहाँ से क्या किया कि उन्होंने देखा कि कोई नेट का कोई डायल अप वो कनेक्शन पीछे लगा होता, उस ज़माने में इंटरनेट आम नहीं होता था। इन्होंने कहा इसकी जगह अगर फ़ोन लगा के देखें, वो तार उतार के कंप्यूटर की फ़ोन कनेक्ट करें तो शायद चल जाए। उन्हें चला के देखा, वो चल गया। अब उसके थ्रू ऊट पटांग फ़ोन कॉलें, पता नहीं क्या कुछ, कभी कहीं वो उस वक्त होता था 0800 नंबर है, तो आप वो डायल करें तो बड़ा वो $1 पर मिनट के ऊपर जोक सुन ले, कुछ कर ले, तो इस तरह की चीज़ें करने शुरू हो गए। उनके फ़ोन स्कूल का बिल आया $1000 का, उसमें बस तकरीबन पकड़े गए थे, मगर वहाँ से बच गए। तो इस तरह की शरारतें, मगर एनीवेज फिर इसने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए। ये मतलब ये नहीं कि जो पढ़ाई है बस उसमें लगा हुआ है। उसने जो एक्सपीरियंस मिलते थे, फॉर एग्जांपल फॉरेन लैंग्वेज में दाखिला किया, स्पेनिश, जापानीज, इवन लैटिन भी उसने दाखिला लेके सीखी, जो सीखने को मिलता था उसने। फिर पियानो, जैज़, इन चीज़ों के लेसन लिए। कम्युनिटी सर्विस, हैलोवीन के लिए पूरा कम्युनिटी हॉल तैयार कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, तो वो एज अ वॉलंटियर हर जगह गया। तो कहता है वन ऑफ माई फर्स्ट पेइंग जॉब्स इन हाई स्कूल वॉज ऑपरेटिंग द स्पॉटलाइट नोन एज फॉलो स्पॉट इन द थिएटर। थिएटर में एक बंदा होता है जो लाइट को जहाँ पे एक्टर होते हैं उनके ऊपर मूव कर रहा होता है, वो बैठ के, वो उसकी जॉब थी for one of our local community theaters. There was something alluring about being involved in something where the sole purpose was to create an experience, an emotional journey for people, and then to have nothing but memories left afterwards to hold on to. ये चीज़ इसके पूरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी कि ये जो इसने यहाँ से एक सीखी कि दूसरे लोगों के लिए जो एक इमोशन एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, ऐसा टाइम उनके साथ गुजारना जो उनकी मेमोरीज आपको सारी ज़िंदगी याद रहे। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस इसको यहाँ से समझे। तो बहरहाल फिर ये इतना स्कूल में टाइम कम लगाता था, आगे पीछे काफ़ी चीज़ों में एक्टिविटी थी।
फिर इसके ऊपर एक दिन चोरी का इल्ज़ाम लगा स्कूल में। एक कार्ड, इसके वो राशन कार्ड होता था जिससे कैंटीन से आप चीज़ें खरीद सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ क्रेडिट कार्ड ही बन गया स्टूडेंट्स के लिए। वो इससे बरामद हो गया इसकी जेब से, और इसको पता नहीं चला कि मेरी जेब में आया कैसे। वो कहता है शायद वो कैंटीन वाले ने किसी और कैसे पकड़ा दिया होगा, बट बरामद हो गया। इसका वहाँ पे जो स्कूल की होती है उसमें इसका केस चला कमेटी में। बड़ा कॉन्फिडेंस है गया कि मैंने तो चुराया नहीं है, तो आई कैन मेक अ केस। मगर इसका जवाब नहीं था मेरी जेब में कैसे आया, तो लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। तो इवन दो उसको वो सस्पेंड हो गया एक दिन के लिए। सस्पेंशन जब हो जाए वो आपके रिकॉर्ड में आ जाती परमानेंटली कि चोरी के ऊपर सस्पेंशन हुई, जो कि इसने नहीं की थी। कहता दैट डे आई वॉकड अवे फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस विद द लेसन दैट समटाइम्स ट्रूथ अलोन इजंट इनफ and that presentation of the truth was just as important as the truth। यही वाला एक लेसन सुकरात को भी मिला था जब वो कि जब वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया रोम में कि ये तो यंग नस्ल के दिमाग खराब कर रहे हैं, एंड ही डिड नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, और उसको फिर उन्होंने सजाए मौत दी। उसका जो शागिर्द सुकरात का आया बुकरात, उसने फिर इसको आर्ट बनाया कि मैंने कैसे प्रेजेंट करना है सच को कि लोग उस पर यकीन करें। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन द ट्रूथ, उसे प्रेजेंट कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। कहता है आयरॉनिकली इनके स्कूल का मोटो था ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी ट्रूथ। सो कहता आई डेंट फील वेरी ब्यूटीफुल दैट डे। अच्छा जी, फिर इसी तरह वो उसे जॉब्स कुछ मिली आगे जाके प्रोग्रामिंग की कंपनी में, $15 एन आवर। उसमें उसने अपने बॉस के साथ प्रैंक किया, पूरा ऑफिस उसमें हंस रहा था बॉस के ऊपर। बट दैट वो थोड़ी देर के लिए वो जो ऑफिस में बड़ा लाइट माहौल हो गया। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम। तो पैसे तो वो अच्छे बना रहा था, मगर वो मिस कर रहा था कि मैं बिजनेस में जो मेरा वो बॉयज लाइफ क्या उसको जो माइंड में था ना कि मैंने वो जो बटन बनाने का बिजनेस किया था वो उसमें बड़ा फायदा था, तो वो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। तो उसने फिर और फर्दर उसने कहा कि मैं मैजिक ट्रिक बेचूंगा। सो अब वो क्योंकि वो मतलब 10वीं 12वीं के लेवल पे आ गया था, तो वहाँ पे बॉयज़ लाइफ मैगजीन था बहुत मशहूर। उसने कहा ये ज़्यादा बड़ा मैगजीन है, और ये जो मैजिक ट्रिक है वो ट्रिक ऐसी थी कि वो एक सिक्का रबड़ के अंदर वो गायब हो जाता है कि वो कोई ख़ास मटेरियल था। तो उसने कहा ये मैजिक ट्रिक वो $50 की। ही थॉट कि आई कैन सेल इट। अगर मैं वो 20 सेंट का, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उससे। तो इसने उस पर इन्वेस्ट किया, $800 लगाए। मगर वो डिस्पाइट उसने फिर एड्स लगाए, बड़ा महंगा एड पुट अप किया उसके लिए, मगर वो बिजनेस बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और जो उसको कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कितने भी पैसे कमा सकता हूँ। कहता आई लर्न अ वैल्यूएबल लेसन इन ह्यूमिलिटी एंड समवट आयरॉनिकली एक टर्म होती है ग्रीक हिस्ट्री की ह्यूब्रिस, जो कि कहती है एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो थोड़ी सी ह्यूमिलिटी का लेसन मिला कि भाई ज़्यादा अकड़ में नहीं आना। यू कैन आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप कोई भी बंदा सुपर हीरो नहीं होता। सो वहाँ से उसने ये सीखा। फिर कॉलेज गया, हार्वर्ड में दाखिला, उसे हर जगह दाखिला मिल गया। MIT, स्टैनफोर्ड, UC, प्रिंसटन, कॉर्नेल, येल। स्मार्ट बंदा था। यहाँ तो एक को भी मिल जाए ना तो हम लोग उछलते हैं, तो उसे हर जगह दाखिला मिल गया। उसके पेरेंट्स क्योंकि चाइनीज थे, उन्होंने कहा हार्वर्ड बेस्ट है तो वही जाना। ये कहीं और जाना चाहता था, मगर उनकी इंसिस्टेंस पे डरा गया। अब हार्वर्ड में जब वो गया, नई नई आज़ादी मिली थी,
अब ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आप जो भी कल्चर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है, जब भी आज़ादी मिलती है किसी को, ही वॉन्ट्स टू टेस्ट इट, एक्सपीरियंस इट, और वो उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा थोड़ी देर उठाएगा। ये नेचुरल बिहेवियर है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक बंदा जब आज़ाद नहीं है एकदम आज़ाद होगा तो वो बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा, मगर ओवर टाइम लोग लाइन पे आ जाते हैं। तो ये हार्वर्ड में जाते ही इसने कहा, पहले तो इसे घर में 1 घंटा टीवी देखने का अलाउड था, स्क्रीन टाइम जिसे आजकल लोग कहते हैं। आपका है स्क्रीन टाइम? तो एक टाइम तो वहाँ हार्वर्ड जब गया तो उसको इसने अपना पहले तो टीवी खरीदा डॉर्म रूम में, और फिर 4-4 घंटे बैठ के टीवी देखता होता। अच्छा, फिर वो उस पर सीरीज भी फ्रेंड्स आती थी और इस तरह की और सीरीज थी, और इसने अपनी क्लासेस ऐसे ली कि 2 दिन पूरे फारिग, यानी कि सारी क्लासें एक दिन जमा कर ली, हफ्ते में 3 दिन। मगर उससे हुआ ये कि ये क्योंकि लेट तक ड्रामे वगैरह देखने का आदी था, अगले दिन सुबह उठा नहीं जाता था। जब पहला पीरियड खत्म होने लगता था, कहता अब फिर ठीक है, वो मैं किसी से नोट्स ले लूँगा, तो चलो अभी तो ये लेक्चर तो गुजर गया, दूसरे पे जाऊँगा। फिर वो जब एक गुजर जाता फिर कहता है चलो अब वो वही वाली लॉजिक दूसरे पे अप्लाई कर देता हूँ, तो वही उसके भी नोट्स ले लूँगा, तीसरे भी, चौथे, ऐसे करते करते कहता अब तो एक लेक्चर रह गया, अब जाने का फायदा क्या। तो जाता ही नहीं था, सारा दिन डॉर्म रूम में बैठ रहता था और टीवी देखता था, और बस वो जंक फूड, वो फिर इवन कमरे से निकलने का दिल नहीं चाहता था, तो वो नूडल वगैरह वहीं पे गर्म करके वही खा लिए। इसी तरह उसने पूरा साल गुजार दिया और ये क्लासेस में नहीं गया। अब क्या हुआ, अब जब टेस्ट आने लगा तो इसने कहा कि यार ये तो तैयारी नहीं थी। फिर इसने इम्प्रोवाइज किया। इसने एक बुलेटिन बोर्ड होता था नेट पे। अच्छा, उस जमाने में स्टडी ग्रुप्स के एक कॉन्सेप्ट था कि 5 लड़के मिलके स्टडी ग्रुप बना लें, क्योंकि नोट्स असल चीज़ होती है। नोट्स अगर आपके पास है तो आसानी से पास कर सकते हैं। आजकल नोट्स नहीं थे। इसने एक बुलेटिन बोर्ड पे चैलेंज लगाया कि सारे लोग कि मैं एक बिगेस्ट स्टडी ग्रुप एवर बना रहा हूँ, जो कि हार्वर्ड में कभी नहीं बना। ये ऑनलाइन स्टडी ग्रुप होगा और मैं हर बंदे को 3 टॉपिक दूंगा, उसने उन 3 टॉपिक्स पे मुझे नोट्स भेजने होंगे। फिर मैं कंपाइल करके उनकी कॉपी सारों को जिस जिसने भेजे होंगे, दे कैन बाय दैट ऑन $20 पर कॉपी फ्रॉम मी। तो अब उसमें इतना इंटरेस्ट आया लोगों का कि एक एक टॉपिक पे 4-4 नोट्स उसके पास आ गए। तो उसका कहता है कि एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बेस्ट नोट्स मेरे पास अवेलेबल थे, जो कि किसी के पास नहीं थे, और ऑन द साइड मैंने प्रॉफिट भी कमा लिया। $20 के इतने बिके मेरे कि मेरे पैसे भी कमा लिए। तो इस तरह से वो काफ़ी, फिर ये वहाँ क्योंकि डॉर्म रूम था, वहाँ पे स्टैनफोर्ड और इन जगहों पे ये जंक फूड अलाउड नहीं था। तो इसने कहा कि अगेन अपना मसला हल करना था, मैकडॉनल्ड्स वगैरह खाता था। वहीं इसने डील मारी मैकडॉनल्ड वाले से कि तुम मुझे अपनी पैटीज और जो बन है ना, वो पैटीज फ्रोजन दे दिया करो, 200-300 में उठा लिया करूंगा तुमसे, और मैं जाके अपने हॉस्टल में बेचूंगा। तो ही एग्रीड। अब ये वहां से लाता था $1-2 का, अगर वो मैकडॉनल्ड्स ला के वो $4 का कैंपस पे भी बेचता था। थोड़ी देर बाद इसने देखा कि यार ये बर्गर में इतना मुनाफा नहीं है, ये तो पिज्जा में ज्यादा मुनाफा है। मगर पिज्जे की जो मशीन थी वो कोई $800 की थी, ओवन जो उसके लिए चाहिए थी। तो इसने डिसाइड किया कि आई इन्वेस्ट, तो फिर बार उसने पैसे लगा दिए। तो और वहाँ पे डॉर्म रूम में एक हाउस ग्रिल थी, एक जगह रेस्टोरेंट जहाँ पे लड़के खाते थे, उसके साथ डील की, उसके साथ वहाँ पे पार्टनरशिप की। वहाँ पे उसने ये चीज़ें रखी, थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह। उस ज़माने में तो वो एड्स वाले म्यूज़िक आते होते थे, तो उसने रिकॉर्ड किया, बीच में से ऐड काट के म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगाया, साथ ये चीज़ें पिज़्ज़े लगे रखे हुए, तो पिज़्ज़े अच्छे बिकने शुरू हो गए। बाय द स्लाइस
अच्छा इसके सो ये पिज़्ज़े बेच रहा था, $8 का पिज़्ज़ा। कहता है ये इसी तरह के बिजनेसेस में आप जब इतने सारे डिफरेंट काम करते हैं तो आपको लोग मिलते हैं, और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपके काम आते हैं, जो आपको नहीं पता होता कि कहाँ काम है। कहता उन्हीं लोगों में एक बंदा था जो कि बाद में मेरा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना, एल्फ्रेड। वो इसका बड़ा कस्टमर था पिज़्ज़ा का। कहता उसे लोग कहते थे ह्यूमन ट्रैश कंपैक्टर। वो जब भी वो जो खाना खाते थे ना सारे, जो कोई जो छोड़ देता था वो भी खा जाता था, तो काफ़ी उसकी एपेटाइट। तो इसलिए इसको हैरानगी नहीं होती थी जब वो दिन में 2-2 पिज़्ज़े 3-3 पिज़्ज़े से ला के फुल बड़े ले जाता था। वो कहता था कि इतना इसकी एपेटाइट है, खाता होगा। कहता ये मुझे बाद में पता चला कि वो ले जाके पिज़्ज़े फिर उसको भी बाय द स्लाइस बेचता है, $2 का एक स्लाइस, और वो इससे कहीं ज्यादा मुनाफा वो कमा रहा था उसके ऊपर, और इसको भी नहीं पता था। तो बहरहाल इस तरह से ही मेट से इंटरेस्टिंग पीपल। फिर कहता है कि हम लोग वहां से बहरहाल जब ग्रेजुएट हुए तो इसने कहा कि अब हमने जॉब करनी है। इसका दोस्त था संजय, इन दोनों ने मिलके अप्लाई की जॉब्स के लिए। कहता वी डिसाइडेड टू इंटरव्यू मोस्टली विद टेक्नोलॉजी कंपनीज। माई गोल वॉज टू फाइंड हाई पेइंग जॉब। I didn't really care what specific job function was, what company I worked for, what the culture of the company was like, and where I ended up living. सिर्फ पैसा चाहिए, अच्छी जॉब, पैसा ज़्यादा होना चाहिए। तो जो कंपनी ज़्यादा पैसे देगी, आजकल ग्रेजुएट्स का आपको जनरली यही मिलेगा कि वो जो ज़्यादा पैसे देगा वहाँ काम करेगा। तो फिर इन्हें जॉब ऑफर्स हुई। ऑरेकल जो कि बड़ी एक डेटाबेस की कंपनी है दुनिया की, उसने जॉब ऑफर दे दी इसको, और बहुत उस वक्त के हिसाब से हाई पेइंग जॉब थी, $40,000 पर ईयर। सो ये 80s में $40,000, सॉरी 95 में $40,000 एक साल में बहुत बड़ी अमाउंट थी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए। अच्छा, इन्होंने दे फेल्ट लाइक ऑन द मून के यार ये तो हमें बड़ा ज़बरदस्त चीज़ मिल गई। उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग दी, डेटाबेस और सारा कुछ, और इन्होंने पूछा भी नहीं कि काम क्या। जब ये जॉब पे गए तो पता चला जॉब वॉज वेरी सिंपल। इन्हें टेस्टिंग की, क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब मिली थी कि जो वो काम ऑरेकल ने एक कोई सिस्टम बनाया उसको बिल्ड करते थे। तो वो जब बिल्ड बनानी होती थी, वो जब प्रोग्राम को रन करना, एक बटन दबाता था, वो 5 मिनट का काम था इसका, और उसके बाद 3 घंटे इंतजार करना पड़ता था कि वो बिल्ड बन रही है। 3 घंटे बिल्ड बनती थी, उसको बस बैठ के इंतजार करना है कि यह बनेगी, तो फिर वो दोबारा दूसरा बटन क्लिक करना है, 5 मिनट का फिर काम है, फिर 3 घंटे बैठ के इंतजार करो। तो दिन में कोई बेसिकली ये घंटा एक का काम था, बाकी टाइम इंतजार था। तो अपना स्केड्यूल लिखा कि मैं फिर घर चला जाता था। कहता ना कोई पूछता था कि कब आ रहा है, कब जा रहा है। लोगों को तो ये भी नहीं पता था ये है कौन। बहुत बड़ी कंपनी थी ना। तो वो कहता मैं जाता 10 बजे काम पे, पहले जाते ही एक टेस्ट चलाता था, अपनी मेल चेक करता था, जिसको दोस्तों को मेल करनी वो की, फिर घर चला जाता था, 12:30 तक फिर सो जाता था, फिर 1:45 उठ के फिर ऑफिस जाता था, और घर उसने करीब ही 7 बजे ले लिया था दोस्त के साथ मिलकर। फिर जाता था 2 बजे, टेस्ट चलाता था, फिर चेक करता था ईमेल, और घंटा 1 तक फिर निकल जाता था ऑफिस। इट वॉज वेरी इजी। कहता पहले तो मैं बड़ा खुश था। दूसरा दोस्त संजय, तो वो उसकी बड़ी मुश्किल जॉब थी 7 बजे तक। वो उससे पूछा कि तुम्हारी जॉब कैसी है। वो कहता है बस ठीक है, इट्स ओके, नॉट दैट एक्साइटिंग। कोई मजे की जॉब उसकी भी नहीं। बहरहाल थोड़ी देर तक ये करते रहे, फिर इन्होंने कहा यार ये मजा नहीं आता, बोर हो गया। ठीक है, वेबसाइट बनाते हैं, कंपनी खोलते हैं,
और वेबसाइट्स डेवलप करते हैं। अभी इसने इस्तीफा नहीं दिया था वहां से, तो ये जाता है। पहला इसने कहा कि हम पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, एसोसिएशन की, उसको कहेंगे फ्री में आपकी वेबसाइट हम बना के देते हैं। फिर जब वो हमारा कस्टमर बन जाएगा, अब वो फ्री में तो वो ना नहीं कहेगा कि बना दो, हम फिर उसकी जितने बिजनेस उसके मेंबर हैं उनको जाके कहेंगे कि यार आपकी एसोसिएशन भी, जो चैम्बर है ना, वो भी हमारे कस्टमर है, तो आप भी बनवाएं। तो वो इस तरह से उन्होंने पहले उनकी वेबसाइट बनाई, 2-3 महीने लगे। ये इसका काम था सेल्स, इसके पार्टनर का काम था प्रोग्रामिंग। तो रगड़ा उसका लगता था, ये जाके बस। फिर ये वहां गया, इसने उन्हें मिल गई जॉब, इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो लोकल शॉपिंग मॉल है हिल्सडेल, उसका मॉल की पहले वेबसाइट बनाते हैं, फिर उसकी शॉप्स को कहेंगे कि तुम्हारा मॉल, क्योंकि हमारा कस्टमर है। तो उससे उन्हें अच्छी डील मिल गई, $2000 के अंदर उन्होंने वेबसाइट डिजाइन, मैनेज और होस्ट कर दी साइट। तो अब इन्होंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, मॉल ने $2000 दे रहा है वेबसाइट बनाने के लिए, तो अब तो हमारा बिजनेस चल गया। तो उसने गए ऑरेकल के पास और उसने कहा इस्तीफा देने। बड़ा डर के ये गया अपने बॉस के पास, उसे इस्तीफा 5 महीने हुए थे। इसने कहा यार ये बुरा लगता है, मैं अभी आया हूँ, अब मैं इस्तीफा दे दूँ। तो इसके पास बात करने की हिम्मत नहीं थी, कहता बड़ा मुश्किल हुआ मुझे इस्तीफा देना। मगर बहरहाल उसको इसने कहा कि यार मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो एकदम एक्साइटेड हुआ, कहता वाओ, you must be joining another startup. What an exciting opportunity. कहता he seemed genuinely excited and happy for me. He thought I was joining a company that had millions of dollars in venture capital funding. And I didn't have the heart to tell him that I was just bored at Oracle and wanted to have time to make more sales calls for my web design business. तो अमेरिका में कल्चर ये है कि बड़ी कंपनियां में एक्साइटमेंट नहीं होती, स्टार्टअप्स में एक्साइटमेंट होती है। और मगर ये तो ये इतनी कोई बार फिर ये काम करने शुरू हो गए वेबसाइट्स पे। शुरू में तो उसे बड़ा मजा है, मेरा अपना बिजनेस है, मैं कर रहा हूँ। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि वी लव द आइडिया ऑफ ओनिंग एंड रनिंग आवर ओन बिजनेस, but reality ended up a lot less fun than the fantasy. तो मजा नहीं आ रहा था वो करने में। तो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स भी इससे खुश नहीं थे कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी की जॉब छोड़ के क्या तुमने शुरू कर लिया। बहरहाल इनके पास सेविंग्स काफी थी, मगर कहता द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वर टफ एंड समवट डिप्रेसिंग, क्योंकि अब वो जॉब छोड़ दी है, जो काम शुरू किया वो भी इतना मज़ा भी नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं बन रहे, तो डिप्रेसिंग सा टाइम था उसके लिए। तो बहरहाल इनके पास सेविंग्स इतनी थी कि देखो 1 साल का इनके पास रेंट और अपने खर्चे पूरे करने का पैसा था। कहता वी डिडंट नो व्हाट वी वांटेड टू डू, बट वी हैड लर्नड व्हाट वी डिडंट वांट टू डू, एंड वी डिड नॉट वांट टू वर्क फॉर ऑरेकल, वी डिड नॉट वांट टू डू एनी मोर वेब डिजाइन वर्क, एंड वी डिड नॉट वांट टू मेक एनी मोर सेल्स कॉल्स, एंड वी डिडंट वांट टू बी बोर्ड आउट ऑफ आवर माइंड्स। तो ये 4 चीजें से पता है, ये नहीं करनी और कुछ भी कर लेंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लाइफ में इतनी क्लैरिटी हो कि क्या नहीं करना, क्योंकि ये भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती क्या नहीं करना। सो एनीवेज इसने फिर एक ऐसी बोर्डम में इन्होंने फिर आइडिया निकाला प्रोग्रामिंग, इसने कहा मैं चेक करूँ अपनी, तो इसने एक कंपनी का आइडिया निकाला, इंटरनेट लिंक एक्सचेंज। ये बड़ा अच्छा एक आइडिया था इसका, इंटरनेट नया नया चलाता था। आइडिया ये था कि वो वेबसाइट्स को कहता था कि मैं एक पीस ऑफ कोड है वो अपनी वेबसाइट के अंदर तुम डाल दो HTML में,
जब भी तुम्हारी वेबसाइट लोड होगी, कोई कस्टमर खोलेगा, इससे एक ऐड तुम्हारी साइट पे नजर आएगा, किसी भी कंपनी का। जब भी एक ऐड नजर आएगा तुम्हारी साइट पर, तो तुम्हें आधा क्रेडिट मिलेगा। और लेट्स से कि 100 दफा साइट नजर आई तो 50 क्रेडिट मिल गया आपको। और हर क्रेडिट के बदले आपकी वेबसाइट का ऐड मैं दूसरी साइट पे, इंटरनेट लिंक एक्सचेंज की दूसरी साइटों में दिखाऊंगा। तो इन अ वे वो आपको कह रहा था फ्री मार्केटिंग आपके लिए, आप 2 ऐड दिखाएं, आपका एक ऐड मैं किसी को दिखाऊंगा। तो जिनके पास पैसा नहीं था मार्केटिंग का, उन्होंने कहा ठीक है, ये फ्री की मेरी मार्केटिंग हो रही है। इसको क्या फायदा हुआ, इसको आधी वेबसाइट्स का, इसके पास आधी इन्वेंट्री जो एड्स की वो फ्री थी इसके पास अब, क्योंकि उनको तो आधी दे रहा था, बाकी आधी इसने बेचनी शुरू कर दी कंपनियों को। अब ये वाली डील बड़ी मजे की। और इसने क्या किया कि कॉलिंग करनी शुरू कर दी कंपनीज को। इसने 30-40 कंपनियों की लिस्ट बनाई, अपनी फेवरेट वेबसाइट्स की लिस्ट बनाई। जिनको भी इसने ऑफर की, उनमें से आधी कंपनियों ने ओके कर दिया। इसको कहते हैं मार्केट टेस्टिंग, आइडिया वैलिडेशन, मिनिमम वायबल, यानी कि इसका आइडिया मार्केट में टेस्ट हुआ कि यार ये कामयाब है, आधे लोग कह रहे हैं कि हम लेंगे। तो वहां से ये सीरियस हुए, इनको इंटरेस्ट मिला कि यार ये बड़ी जल्दी ये तो का आइडिया चल गया। तो अब इन्होंने कहा कि अब ये लिंक एक्सचेंज को हमने सक्सेसफुल करना है, ये बड़ा अच्छा आइडिया। अगले 5 महीने कहता है हर दिन हम तो इतनी साइटें आ रही थी, हमारे पास इतना काम था, तो हम सिर्फ उसको ग्रो करने में लगे हुए थे। तो हर मेल आती थी फौरन जवाब देते थे, और बहुत फिर एक टाइम आया जब ये फुल बुक हो गए, इन्होंने अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। कहता जो भी आता था हम उसे, हमारे वो विजिट भी कर रहा होता तो उसे बैठा देते थे काम कर हमारे साथ। कहता इट वॉज एक्साइटिंग, फन, मैजिकल एंड सरियल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। We knew we were on to something big. We just had no idea how it would turn out. तो वो जो पहले बोर हो रहा था या मजा नहीं आ रहा था, अब उसको मजा आ रहा था। फिर 1996 में से एक कॉल है न्यूयॉर्क से, और एक बिजनेस था, उन्होंने कहा इनको कि हम आपको एड भी खरीदना चाहते हैं और आपका बिजनेस भी खरीदना चाहते हैं। फिर इन्होंने उसके साथ बात की। उस बंदे ने इसको $1 मिलियन ऑफर किया। बिगफुट उसकी कंपनी का नाम था। $1 मिलियन इज अ लॉट ऑफ। इसने सिर्फ 5 महीने लगाए थे। 5 महीने में $1 मिलियन हमारे करेंसी में 15 करोड़ रुपया बनता है। एक स्टूडेंट आया, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। कहता है कि दिस कुड बी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। We told Lenny we wanted few days to think about it, but the only word I could think of in my head was wow. मतलब उससे कुछ दिन उसने ले लिए। फिर इन्होंने सोचा इसके बारे में, और फिर इन्होंने कहा कि यार चलो, वैसे तो ये मजा आ रहा है हमें काम करने का, तो बेचनी तो नहीं चाहिए, मगर चलो 2 मिलियन कह देते, अगर दे दिए तो ठीक है, नहीं तो नहीं बेचेंगे। अच्छा, ये कहता है कि यू आर इन योर बेस्ट निगोशिएटिंग पोजीशन इफ यू डोंट केयर व्हाट द आउटकम इज। तो ये मैं भी इसको देखा है कि आपने जब भी निगोशिएशन करनी हो, अगर आप नो करने की पोजीशन में है ना, इस माइंड से गए हैं कि मेरी मर्जी की नहीं मिली तो मैं नो कर दूंगा, तो फिर आपको बेस्ट डील मिलेगी। तो बस 2 मिलियन पे उस बंदे ने कहा कि यार ये तो तुम महंगी बेचेगी, 1 मिलियन मैं दे सकता हूं। उस बंदे ने पैसे कहा, फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं बेचेंगे। वो कहता है लिंक एक्सचेंज, उस बंदे ने उसको कहा लिंक एक्सचेंज इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये दोबारा नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी। आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इन माई लाइफ टाइम, मगर मैंने लूज भी बहुत किया, लॉस्ट अ लॉट एज वेल when I decided to bet farm instead of taking money on the table.
कई दफ़ा आप अपना कहते हैं ठीक है सब डूब जाए बेशक, पे टेबल पे पैसा पड़ा है वो नहीं लूँगा, मगर इससे कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, ये सोच लो। बट दे डिसाइडेड कि नहीं बेचेंगे, मगर अब एक्साइटेड हो गया, अब इन्हें और वैलिडेशन मिल गई कि यार ये तो। फिर इसने, अब इनको और बंदे चाहिए थे, इसने अपने एक दोस्त को कॉल की, आदि दोस्तों को कॉल की, उनको ज्वाइन कराया। वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था। अब वो माइक्रोसॉफ्ट में जो काम करता था वो तो आने को तैयार नहीं था। कहते यार मुझे तो बड़ी अच्छी डील मिली है, मेरा एक जुड़वा भाई है उसे रख लो, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, हर चीज वो पता नहीं चलेगा तुम्हें मैं हूं या वो है। तो कहता है अच्छा तो ठीक है उसे भेज दो। मैं कहते हैं कि इन लोगों ने उसको इन्होंने हायर कर लिया। दिसंबर तक 25 एम्प्लॉय हो चुके थे इसके। अब इस टाइम पे याहू का को फाउंडर जेरी जैंग, याहू वाज द ह्यूज, इट वाज लाइक आजकल की गूगल। जेरी जैंग ने इसे कॉल किया और उसने कहा कि उसके साथ इसकी मीटिंग हुई, उसने इसे $20 मिलियन की ऑफर की और ये 7 महीने बाद इसे कहता है कि आई ट्राइड हार्डेस्ट टू नॉट टू फ्लिंच एंड अपीयर काम। उधर तो मैं नहीं उछल रहा था। कहता है फर्स्ट थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज वाओ, द सेकंड थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज आई एम सो ग्लैड वी डिडंट सेल टू द प्रीवियस गाय, क्योंकि अब वो बेच देता तो ये नहीं मिलता था। मगर ये बिल्कुल पुरानी वाली उससे लग रहा था, ये तो वही हो रहा है जो पहले हुआ था। अब इन्होंने बड़ा सोचा, तो if it took the $20 million, I would not have to work. मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा ही। फिर कहता मैंने लिस्ट बनाई कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो तो मैं क्या लूंगा, मेरी जिंदगी की नीड क्या। कहता मैं सरप्राइज हुआ जब मैं लिस्ट बनानी शुरू की ना, इतना ज्यादा चीजें नहीं थी जो मैं पैसों से ले सकता था। कहता मुझे चाहिए था एक घर, स्पेशली वो ऐसा कि मैं किराए के बजाय मेरा अपना हो, सैन फ्रांसिस्को में अच्छी जगह, एक बड़ी टीवी स्क्रीन, मिनी वेके, जब दिल चाहे मेरा मैं वेकेशन पे चला जाऊं, एक नया कंप्यूटर, और फिर मैं एक और नई कंपनी शुरू कर लूंगा ताकि मैं इन्वॉल्व हूं। कहता ये लिस्ट जो है ना इतनी बड़ी नहीं थी, और सब घर के अलावा बाकी चीजें ऐसी थी जो मैं अभी भी खरीद सकता था। तो मतलब देयर वाज नो पॉइंट कि मैं पैसे के लिए इतना पैसे का मैं। कहता फिर मुझे याद आया उसके पिछले वाले बंदे के लव्स के लिंक एक्सचेंजेस वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो कहता बेशक हम फेल भी हो जाए, ये करने में जो मजा है ना हमें फिर भी करना चाहिए। तो बार इसने कहता अभी तो 23 साल का हूं मैं, तो अगर अभी मुझे जरूरत नहीं है कि मैं अभी से अपने आप को बेच के रिटायर हो जाऊं। तो कहता होम जो अपना घर मैंने ओन करना वो फिर कभी हो जाएगा बाद में। बाकी इसके जो पार्टनर थे उन्होंने भी ये डिसाइड किया था कि नहीं बेचेंगे। कहता वी डिसाइड टू टर्न डाउन देयर ऑफर। और उसके बाद कहता है हम लोगों ने, उस वक्त इंटरनेट का बूम था, बड़ी बड़ी कंपनियां याहू, नेटस्केप, ईबे, अमेजॉन, बहुत आगे जब बहुत तरक्की हो रही थी इंटरनेट पे, लोग अरबों खरबों कमा रहे थे और ये बहुत एक्साइटेड थे कि हमारे पास कुछ है, हम जा सकते हैं आगे। कहता है कि मैंने वहां स्पीच की और स्पीच के एंड में मैं तकरीबन रोने वाला हुआ था और मैंने वहां कहा कि देयर विल नेवर बी अनदर 1997। मतलब इतनी जबरदस्त टाइम वो अपनी जिंदगी में गुजार रहा था कि ये टाइम शायद दोबारा ना आए। कहता इट वाज अस अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड वी वर गोइंग टू मेक श्योर वी वुड विन। अब कहता है अगले कुछ महीने वो मुझे कोई याद नहीं है क्या हुआ, इतना तेज हो रहा था सब कुछ। फिर सिक्वोया कैपिटल जो बहुत बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनी है, जिसने गूगल में इन्वेस्ट किया, जिसने एप्पल में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी कंपनियों में सबसे बड़े इन्वेस्टर होंगे, उसने
$30 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए इनमें, 20% इनकी कंपनी के स्टेक्स के अगेंस्ट। अब ये बहुत बड़ी इनके लिए फायदा था, क्योंकि अगर $3 मिलियन आपको मिल गए और सिक्वोया पीछे आ गई, तो अब ऐसे लोग भी जो पहले इनको सीरियस नहीं ले रहे थे, वो भी अब इनके साथ काम करने को तैयार थे, और ऐसे एम्प्लॉयज जो इनके लिए काम नहीं करना चाहते थे, वो भी अब कहते थे ठीक है, हम बड़ी कंपनी छोड़ के आते हैं और इधर काम करते हैं। तो कहता है फिर हमने एक इन्होंने प्रैंक भी बीच में करते थे, नए जो एम्प्लॉयज आते थे उनके साथ प्रैंक क्या करते थे, वो कहते थे कि फॉर्मल ड्रेस डे है, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कल, और सूट टाई फुल ड्रेस अप होके आने सारों में, वैसे नॉर्मली जीन्स में आते थे सारे। तो वो नए एम्प्लॉयज होते थे, उन्हें नहीं पता था ये प्रैंक है, बाकी पूरी कंपनी को पता होता था कि ये तो चुगल होता है नए एम्प्लॉयज के साथ। तो उस दिन फिर नए एम्प्लॉय आते थे जब, तो वो सिर्फ उनके ड्रेस्ड अप होते थे, बाकी सारे फिर उन्हें पता चलता हमारे साथ ये मजाक हुए। तो एक दिन वो माइकल मोये जो सिक्वोया कैपिटल का इन्वेस्टर भी आया, उसे भी इन्होंने बीच में प्रैंक में शामिल किया, और फिर इन्होंने उनको कहते जब वो फिर सामने खड़ा करते थे, उनसे कोई एम्बैरेसिंग चीज करने का कहते थे, जैसे स्कूल कॉलेजों में होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, रैगिंग होती है, उस तरह का कुछ। तो उसको भी सिक्वोया कैपिटल का माइकल मोरेट्स को इन्होंने बड़ा मैकरेना एक गाना था उसके ऊपर डांस कराया। वो कहते हैं एक मंजर था देखने वाला, वो बंदा इंट्रोवर्ट था, बड़ा डिसेंट जेंटलमैन, पूरी मतलब जैसे लेट्स से एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बड़ी सीरियस हो, लेट्स से हमारे माइंड में क्या है, ज़्यादा बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी है ना, अब बड़ा सीरियस पर्सनैलिटी है, उससे आप अजीब से गाने के ऊपर डांस करा रहे हैं। कहते हैं हंस हंस के हमारा आंसू आ गया हम लोगों के, और कहता है कि वो ऐसा माहौल बना कंपनी में, इन द वर्ड्स ऑफ प्रिटी वुमन, एक मूवी है, आई वॉज लिविंग द फेरी टेल, मतलब वो उस मोमेंट को याद करता है। फिर कहता है कि हमने अगले 17 महीने बहुत कम नींद भी पूरी नहीं हुई, बहुत तेजी से ग्रो किया इन्होंने, बहुत सारे कहते हैं अभी इतना तेजी से हम ग्रो कर रहे थे कि वी स्टार्टेड हायरिंग ऑलमोस्ट एनी वार्म बॉडी हु वाज विलिंग टू वर्क फॉर अस एंड हैडंट डन मोर देन 6 months ऑफ जेल टाइम। कातिल ना हो और बंदा हो, जिंदा हो, उसको उठा के बिठा लेते थे काम कर। अपने सारे दोस्तों के नेटवर्क को इन्होंने देख लिया कि सारे आ गए इनके पास, कोई बचा नहीं। तो बहरहाल फिर ये इस तरह से ग्रो होती रही। अब मगर कहते हैं इतनी तेजी ग्रोथ में एक गलती हुई। गलती ये हुई कि हमने कंपनी कल्चर को हम नहीं देख सके, गौर नहीं कर सके। कहता है पीपल हु वांटेड टू बी पार्ट ऑफ बिल्डिंग समथिंग, क्योंकि पहले जब ये छोटे थे तो इनके साथ सिर्फ वो लोग आते थे जो अपने शौक से आ रहे हैं काम के लिए, मगर अब ऐसे ऐसे लोग आने लग गए जो कि पैसे के लिए आ रहे थे, जो कि कुछ और नहीं करना चाहते थे, सिर्फ या तो उन्होंने पैसे बनाने या अपने सीवी में वो कंपनी का नाम डालना है ताकि अगली जॉब मिल जाए, उनका कोई पैशन नहीं था। तो कहता मगर हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं किया, ग्रो करते रहे और हमारे 100 एम्प्लॉयज हो गए 1998 तक। कहता फिर एक दिन मैं उठा, सुबह वेकअप टाइम हुआ, अलार्म बजा, मैंने स्नूज दबा दिया और कहता लास्ट टाइम मैंने ये स्नूज का बटन दबाया था जब मैं ओरेकल में काम करता था, क्योंकि उसके बाद से अपने दिल से जाता था ऑफिस। मगर कहता कि मैंने उस दिन मुझे ये पता चला कि मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं अपनी कंपनी में भी जाऊं, जिसका मैंने जो शुरू की है उसमें जाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो कहता मैं को फाउंडर था। बार फिर इसने याद की वो टाइम जब वो पिछले साल ही, कहता 1.5 साल पहले तो हम उधर खड़े थे जब मैंने कहा था कि देयर विल नेवर बी अनदर 1997,
तो ये इतनी जल्दी बुरा कैसे हो गया? कहता है वहाँ पॉलिटिक्स कंपनी में, पॉइजन, रूमर्स, लोगों की वो आपस में जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, बहरहाल ये सब कुछ चल रहा था। कहता मुझे ये समझ नहीं आई ये कहाँ पे ये सब कुछ गलत हो गया। कोई आई कुड नॉट फाइंड वन पर्सन जिसने ये खराब किया हो या वन टाइम जब ये खराब हुआ। मगर ये जैसे डेथ बाय 1000 कट्स होती है, चाइनीज टॉर्चर होता है कि आहिस्ता 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 चीज कल्चर इतना बुरा हो गया कि वहां जाने का दिल नहीं चाह रहा ऐसे। कहता मैं अपनी कंपनी में, मुझे पता नहीं था कि लोग कौन है, क्या क्या काम हो रहा है, इतने नए फेसेस थे कंपनी में, आई कुडंट रिकॉग्नाइज देम। मुझे ये नहीं पता था कौन मेरा एम्प्लॉई है कौन मेरा एम्प्लॉई नहीं। फिर इनके पास पैसे खत्म होने लगे, इन्हें फंडिंग लेनी थी। अब जब फंडिंग लेनी थी तो उस पर कोई रशियन कोई करेंसी का मसला चला, तो मार्केट में फंडिंग अवेलेबल नहीं थी। अब इनके पास मसला बन गया कि भाई पैसे नहीं है तो ये अब बंद हो जाएगी कंपनी। कहता मैंने फिर हमारे माइक्रोसॉफ्ट से अच्छे टर्म्स थे, औरों से अच्छे टर्म्स थे, हमने उनसे बात शुरू की। तो नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट इनकी जंग लगी हुई थी आपस में। दोनों ने इनको ऑफर की कि हम दोनों इंटरेस्टेड हैं। इनकी आपस में बिडिंग वॉर होगी और इसको ऑफर की, इसने कहा कि मैं $250 मिलियन से कम नहीं लूंगा ना। अभी कोई 1.5 साल पहले $20 मिलियन की ऑफर थी, पर वो कहता $250 मिलियन हैं तो फिर मैं करूंगा, वरना नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यार बिडिंग वॉर में 265 मिलियन ऑफर की, दिस इज क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी। तो अच्छा डील ये थी कि वो इनको भी उनके पास जाके साल के लिए काम करना पड़ेगा, यानी ये नहीं बेच के फारिग नहीं होंगे, साल आपको रहना पड़ेगा। अच्छा अगर ये साल तक रहता तो $40 मिलियन इसके हिस्से में आते, अरबों रुपए बनते। अगर ये साल पूरा नहीं करेगा माइक्रोसॉफ्ट में तो 20% कम हो जाएंगे इसके हिस्से में, यानी कि $8 मिलियन कम हो जाएंगे। तो $8 मिलियन का मतलब है मतलब 1.5 अरब रुपया इसको कम मिलेगा। मैं कहता हूँ उस वक्त सिलिकॉन वैली में बिकती थी कंपनियां, एक टर्म होती थी जैसे कहते हैं वेस्ट इन पीस, जैसे रेस्ट इन पीस होता है। वेस्ट इन पीस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ने शर्त लगाई हुई है साल तक आना है, तो वो एक जैसे मरे हुए बंदे की तरह लेट जा रहे हैं, बस टाइम गुजार रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, वो यही करना है ना, मुझे अरब रुपया और मिल जाएगा। कहता है मैंने ऐसे टाइम गुजारना शुरू किया। मगर कहता कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा वाइल दिस फॉर ये कंपनी बिक रही थी तो उसने लोगों के अजीब शक्लें देखी। कहता लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैव स्ट्रेंज वेज टू वे ऑफ गेटिंग पीपल्स ट्रू कलर, उनके ना असलियत सामने आ थी लोगों की जब बहुत ज्यादा पैसा नजर आता था। कहता ऐसे ऐसे लोग जो कि कल को जिन्होंने कंपनी ज्वाइन की वो कोशिश करे कि जाके डीलें ऐसी ऐसी बनाए माइक्रोसॉफ्ट के साथ कि बाकी लोगों का नुकसान हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, मुझे ज्यादा मिल जाए। कहता मुझे इतना ज्यादा वो इट वॉज वेरी बैड फॉर हिम, बहुत ड्रामा था, लोगों की लड़ाइयाँ, दे स्टार्टेड फाइटिंग, ट्राई टू मैक्सिमाइज द फाइनेंशियल आउटकम ओनली फॉर देमसेल्व्स, मेरा फायदा हो जाए बाकी को नुकसान हो। बल कहता मैंने फिर उस ड्रामे से पीछे हो गया, मुझे तो पैसे बल। फिर ये कहता हम गए, मैं और मेरा पार्टनर, हम वो रेस्टोरेंट में बैठे थे तो मुझे कॉल आई कि जी डील हो गई है और इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल गए हमें। कोई एक्साइटमेंट नहीं थी इनके दिल में उसमें। कहता मैंने अपने पार्टनर को कहा आई गेस वी शुड प्रोबब्ली वॉक बैक टू द ऑफिस देन, डील हो गई है। वो कहता ओके, चुप करके ये ऑफिस की तरफ जाने शुरू हो गए। मतलब वो जो सारा ड्रामा था दैट देयर वाज नो एक्साइटमेंट लेफ्ट इन द कंपनी फॉर देम। बट फिर इसके बाद इसने क्रूज, जब ये यूनिवर्सिटी में होता था स्टूडेंट्स के साथ शर्त लगी इसकी, उन्होंने कहा तू 10 साल में तुम मिलियनेयर बन जाओगे, इसके दोस्त कहते होते थे। कहता ठीक है, और उन्होंने इनसे कहा कि अगर तुम मिलियनेयर बन गए तो हम सबको क्रूज कराओगे
अगर नहीं बने तो हम सब मिलके तुम्हें क्रूज कराएंगे। कहता मैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, विन विन है मेरे लिए, या तो मैं मिलियनर बन जाऊंगा या मुझे फ्री की क्रूज मिलेगी। तो इसने डील, तो अब ये मिलियनर बन गया था। फिर इसने पार्टी थ्रो की सारों के लिए क्रूज पे। मगर अब ये क्रूज पे बैठा हुआ था बार में, तो वहां पे फिर कहता है कि मेरा दिमाग वहीं लगा हुआ था क्वेश्चन पे कि अब क्या करना है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। इतना पैसा आ गया, सब कुछ है। फिर कहता है फिर उससे मुझे और सवाल है, सक्सेस क्या है, क्या मैं सक्सेसफुल हो गया, हैप्पीनेस क्या है, मैं क्या काम क्या करना क्या चाहता हूं। उसके बाद ये वापस आया, इसने देखा हैप्पीनेस के ऊपर, जब देखना शुरू किया, कहता मैंने अपने जिंदगी में मैं कब खुश था, हैप्पीनेस के मोमेंट्स को उसने लिखना शुरू किया। उसने देखा कि द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ, उनमें पैसा कभी इन्वॉल्व नहीं था। वो कौन से थे? कभी वो मैंने कुछ चीज क्रिएट की, क्रिएटिव को काम किया, मुझे खुशी होती थी। अपने दोस्तों से बातें करके सारी रात मुझे खुशी होती थी। कभी स्कूल में दोस्तों के साथ बंक मारा, या इवन स्विमिंग के बाद कोई बेक पोटैटो खा लिया। सो ये चीजें होती। कहता इवन पिकल्स मेड मी हैप्पी, ऑल्दो पिकल्स का कहता मुझे अभी तक पता नहीं है उससे क्यों खा के खुशी होती है। मगर बेसिकली उसने सोचा खुशी का ताल्लुक पैसे से नहीं। और कहता हमारी सोसाइटी ने और कल्चर ने हमें ब्रेन वॉश किया हुआ कि हम समझते हैं कि पैसे का मतलब बाय डिफॉल्ट ये है कि हम उतने खुश होंगे जितना पैसा होगा हमारे पास। तो फिर कहता कि मैंने सोचा कि यार मैं इतना कुछ मैं बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ खुशी के लिए। और मैं खुशी के लिए तो मैं कंपनी बेची कि मुझे मजा नहीं आ रहा था वहां। और अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट में और टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि $8 मिलियन में और पैसा मिल जाए। तो पैसा से का तो ताल्लुक ही नहीं मेरी खुशी से। कहता है मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं वो $8 मिलियन छोड़ दूंगा, अब मगर अपनी जिंदगी का टाइम नहीं जाया करूँगा। और वो उसने अरबों रुपया छोड़ के मेल लिख दी कि कल से मैं नहीं आ रहा। और उसको लोगों ने, जाहिर है ये लोगों को समझ नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है। बहरहाल कहता है एट दैट मोमेंट आई हैड चोजन टू बी ट्रू टू माई सेल्फ एंड वॉक अवे फ्रॉम द ऑल द मनी दैट वॉज कीपिंग मी एट माइक्रोसॉफ्ट। बट फिर आगे कहता है कि बट आई न्यू सो यहाँ फिर कहता है कि कुछ दिन बाद मैंने सारों को गुड बाय मेल लिखी, मैं डोर से बाहर आ गया। I didn't know exactly what I was going to do, but I knew what I wasn't going to do. वही बात पुरानी कि क्या नहीं करना मुझे पता था। कहता है मैंने बैठ के अपनी जिंदगी का टाइम जाया नहीं करना, दुनिया मेरे आगे आगे जाती जाए, मैं वहीं बैठा हूं। तो वो कहता है कि मुझे उस वक्त नहीं पता था, मगर ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, मैं पैशन के पीछे भागूंगा। उसके बाद 12 उसने डिफरेंट जॉब्स की, उसने अपनी वेंचर कैपिटल कंपनी बनाई, उसके थ्रू ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था, बहुत कुछ किया। फिर इसके बाद एक बंदा आया, सो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था। एक स्टार्टअप आई इसके पास, उसका नाम था shoesite.com। अब उस टाइम पे हर चीज की वेबसाइटें बननी थी। उन्होंने कहा कि जी हम लोग, कहता है वो जब आया, कहता है हम इंटरनेट पे जूते बेचेंगे। कहता है टू मी इट साउंडेड लाइक पोस्टर चाइल्ड ऑफ बैड इंटरनेट आइडियाज। कहता है कि ये कौन खरीदे, ठीक है बाकी कंपनियां पेट फूड बेच रही हैं, फर्नीचर बेच रही हैं, पर जूते तो लोग पहले पहनना चाहेंगे ना, फिर खरीदेंगे। ये इतना बुरा आइडिया है। मगर कहता है फिर उसने, मैं बंद करने लगा फोन, तो उसने मुझे एक बात बताई कि $40 अरब का जूता बिकता है पाकिस्तान अमेरिका में,
ये इंडस्ट्री, जिसमें 5% जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कैटलॉग के थ्रू लोग मंगवाते हैं। तो उसने अंदाजा लगाया तो $2 अरब का जूता लोग कैटलॉग से मंगवाते हैं फोन करके, तो ऑलरेडी बिक रहा है। इसका मतलब मैं जो भी सोचूं बिजनेस तो है। तो बार इसने कहा ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, और भी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया इसने। तो यहां से फिर इसने बड़े अपने एक्सपीरियंसेस और लिखे हैं कि अच्छा, निक के बारे में जो वो बंदा था जिसने शू साइट बनाई, ये वो कंपनी है शू साइट जो बाद में ज़ैपोस के नाम से $1 अरब की बिकी, अमेज़ॉन ने खरीदी। मगर इसका स्टार्ट कितना हम्बलिंग है। कहता है आया मैं वो बड़ा कैजुअल सा ड्रेस होके, जैसे कोई स्टूडेंट आता है, बोर्ड शॉर्ट्स पहनी हुई थी। तो कहता है कि हमने भी प्रिटेंड नहीं किया कि हमारा भी कोई ऑफिस हो, मेरे घर आ गया वो मेरे रूम में, ना हम फॉर्मल थे ना वो फॉर्मल था। तो कहता है कि उसने उससे पूछा कि तुम्हारे कोई एक्सपीरियंस है जूते बेचने का? उसने कहा नहीं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं एक दफ़ा लास वेगस में एक शू के कॉन्फ्रेंस में गया था जूतों की, और कुछ लोगों ने कहा था कि ये इंटरेस्टिंग आइडिया है। तो उसने शो नहीं किया, अपने आप को पोज किया, कोई झूठ बोले कि जी मैं तो बड़ा चीता हूँ, मुझे बहुत पता है। फिर इसने कहा कि तुम किसी बंदे को ढूंढो जिसे जूतों को पता हो, इस इंडस्ट्री में काम करता हो। देखा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ठीक है। उसने कहा फिर तुम पहले उसको ढूंढो, जब लेके आओगे तो फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा तुम्हारे। तो और इससे बात वही है कि बट आगे भी ऐसी इस तरह की चीज़ है कि जब आप ट्रूथ से, ट्रांसपेरेंसी से चलते हैं पार्टनरशिप में या दोस्तों के साथ, वो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स बनते हैं। जब आप पोज करने, आजकल होता है स्टार्टअप्स भी, और हर बंदा अपने आप को शो करता है मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, और थोड़ा बहुत अपने आप को पोज करते हैं। वो चीज़ जो है ना इवेंचुअली आपको, आपके लिए आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करने देती आपको, बिकॉज लोग सेंस कर लेते हैं कि ये मेरे साथ फेयर नहीं है। तो बहरहाल फिर इन्होंने उसके अंदर किया, और भी इन्होंने फिर 23 स्टार्टअप्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया, और फिर इसने पोकर खेलनी शुरू की, डिफरेंट चीज़ें, पैसा था, पोकर खेलनी शुरू की। कहता है पोकर से मैंने बड़ा सीखा, और ऐसे ऐसे लेसन मुझे मिले पोकर से जो मेरे बिजनेस से बड़े रिलेट करते हैं। तो कहते हैं उसमें पोकर में एक काम होता है कि आप जब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है किस टेबल पे बैठते हैं। अब वो जो टेबल सही चूज कर लिया ना, बाकी लोग कैसे, ये कहता है ओनली गेम है कैसीनो में जिसमें दूसरे लोगों से आपका मुकाबला होता है। बाकी हर जुए में कैसीनो के खिलाफ मुकाबला है। वो जो जुए वाली मशीनें होती हैं, जो स्लॉट मशीन में हमेशा कैसीनो ही जीतेगा ज्यादातर, खेलने वाला मेजॉरिटी हारेंगे। कैसीनो कैन नॉट लूज मनी, मगर इस गेम में कैसीनो का सिर्फ परसेंटेज होती है, तो आइदर यू लूज और आई लूज। सो लोगों से मुकाबला। तो कहता है सबसे पहले तो किस टेबल पे आते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूज करो बाकी प्लेयर्स। फिर कहता है ये मैटर नहीं करता कि हर बाजी जीतनी है। आपने, कहता है कि स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स है, ये मैथोडिकल बंदा है, जाके इसने किताब पढ़ी कैसे होती है पोकर, सारा कुछ प्रॉपर तरीके से, हर काम तरीके से करता था। किताब पढ़ी, उसमें उसे कहता है इतना नॉलेज है नेट पे पड़ी हुई थी पोकर की कि मैं अमेज था, जो वो बाकी लोग पैसे लुटा रहे थे वो क्यों नहीं बैठ के पढ़ सकते थे ये चीज। तो कहता है मैंने बैठ के पढ़ी, और मैं उसमें था स्टैटिस्टिक्स होती है खास। तो आपने स्टैटिस्टिक्स पे चलना है, ये नहीं चलना कि मैंने हर बाजी जीतनी है। कहता है एक हार भी जाओगे तो अगर आप फॉर्मूले पे चलेंगे ना, तो लॉन्गर टर्म में आप लाजमी जीतेंगे। अगर टेबल पे एक भी बंदा आपसे मठ है, 10 बंदे बैठे, एक भी बंदा आपसे मठ है ना, तो आप लूज नहीं करेंगे, ज्यादा गेन नहीं करेंगे। वो कहता मोस्टली होता था आधे से ज्यादा लोग फारिग होते थे।
तो कहते हैं ये वैसे ही है जैसे आप एक सिक्का है, ऐसा सिक्का हो जिसकी टेल 3 दफा, तो अगर पहली दफा आपने जब फेंका वो हेड आया, आप उस वक्त सोचें कि यार हेड आया तो अगली दफा भी शायद हेड आए, तो ऐसा नहीं होता। उसी तरह वो फॉर्मूला भी उसी तरह था। तो क्या सो इसने ये लर्न किया, पोकर खेलता था कैलिफोर्निया में जाके, वहाँ पे डिसेंट पैसे को थोड़े बहुत बनाता था, मगर वहाँ पे थोड़े से गरीब गुरबा ज़्यादा आते थे, ऐसे लोग जिन्होंने पोकर से अपना रेंट निकालना है या उनकी ज़िंदगी की बाजी लगी हुई है, तो वो पैसा भी थोड़ा लगाते थे और वो पैसे कमाने के लिए गेम खेलते थे, उसके फन के लिए खेलते थे। फिर लॉस वेगस जाना शुरू हो गया, वहाँ पे क्या था, बड़े बड़े आते थे लोग, उनको शायद पैसा उनके लिए मसला नहीं था और वहाँ पे मज़ा भी था। तो कुछ लेसन इसने जो लर्न किए पोकर से, जो उसकी ज़िंदगी पे और बिजनेस में उसके लिए फ़ायदेमंद हुए, कि टेबल जो चूज़ करना है आपने, कहता है किस मार्केट में आपने जाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी है वो अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो जैसे पोकर का टेबल इंपॉर्टेंट है, किस टेबल पे बैठना है, उसी तरह किस बिजनेस में जाना है ये आपके हाथ में है। फिर कहता है कि जब आप स्ट्रांग है ना तो ह्यूमिलिटी शो करें, वीक नजर आए, जब आप वीक हैं तो स्ट्रांग नजर आए। सो दिस इज समथिंग नो व्हेन टू ब्लफ, विच इज इसका एक और वो हम भी उसे कहते हैं कि, तो फिर इसने कहा कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, उतना जुआ खेलो जितना लूज कर सकते, उतना तो कह रहा बिजनेस भी वो उतना रिस्क लो जितना अफोर्ड कर सकते हैं। रिमेंबर दैट, सो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे जाओ, शॉर्ट टर्म गेम पे ना जाओ। लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रेटेजी जाओगे तो विन करोगे हमेशा। डोंट प्ले गेम्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो इस तरह की उसकी डिफरेंट लर्निंग्स है। एक चीज वो एंड में बात करता है कल्चर के, यू हैव गॉट टू लर्न लव द गेम। अगर गेम का मजा नहीं है ना, दिल से खेलो, पैसे के लिए नहीं। अगर आपने बहुत अच्छा होना है उस गेम में तो अपने दिल से खेले, अगर आपका मजा नहीं है तो फिर ना खेले। सो फिर उसने बार ये सारी चीजें की। फिर डाउनटर्न आया। डाउनटर्न ऐसे आया कि 9/11.com नहीं, तो उससे पहले इसने इसकी बचपन की ख्वाहिश थी कि ये मूवी थिएटर के साथ इसका घर हो और साथ ही वो एक फास्ट फूड चेन है उसकी दुकान भी साथ ही। तो इसको वो मिल गई जगह। एक बहुत बड़ा थिएटर बन रहा था 24 स्क्रीनों का, उसके ऊपर डॉम रूम से, यानी कि आप उसके ऊपर सॉरी फ्लैट से, और नीचे वही साथ ही वो फास्ट फूड की चेन भी थी। कहता ये तो कुदरत ने साइन दिखा दिया, मुझे मौका मिल गया, तो उसने वो खरीद लिया। अपने सारे दोस्तों को भी, काफ़ी लोगों ने पिछली कंपनी में पैसा कमाया था इसके साथ, काफ़ी लोगों को उसने आधी एक फ्लैट उसने खरीद लिया, कुछ 30-40। वहाँ पे फिर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना एक पार्टी स्पेस बनाई। 810 नंबर कमरा था और उसने एक कॉन्सेप्ट है उसका ट्राइब का। अब इसमें जो पहले बात करता था कि क्रिएटिंग एक्सपीरियंसेस फॉर अदर पीपल, स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, जो कि सारी जिंदगी लोगों को याद रहे, दैट वाज इम्पोर्टेंट टू हिम। रिलेशनशिप्स वर इम्पोर्टेंट टू हिम। तो इसने वो इन लोगों ने वो एक ऐसा माहौल बनाया वहाँ पे जैसा कॉलेज का माहौल होता है, दोस्त यार हर वक्त वो जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे इन्होंने फिर वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए। फिर इसकी कंपनी को डाउनटर्न आ गया, 9.com बस्ट हुआ, पूरी मार्केट उड़ गई। जब मार्केट उड़ गई, सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो पीछे हो गए।
अब इसके पास इसने 23 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। सारी स्टार्टअप्स एक एक करके बंद होनी शुरू हो गई, थोड़ी सी रह गई, इसने उन सारों को अपने फ्लैट में मूव किया। एंड में एक बची, ये shoesite.com, और ये भी कोई इतनी प्रॉमिसिंग नहीं थी। इसने कहा चलो यार 6 महीने के लिए मैं पैसे लगाए हुए हैं 2 मिलियन, सिकोया कैपिटल जो जिनको मैंने पिछली कंपनी से इतना पैसा कमा के दिया, तो उनसे मैं कहूँगा वो और इन्वेस्ट कर देंगे। इन्होंने उसको लिखा कि जी हम भी इसमें इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करें। तो वो हालात बुरे थे, और सिक्योर वाले कहते हैं कि हमें नहीं लगता ये कंपनी पैसे बनाएगी, तो उन्होंने टर्न डाउन कर दिया। दे सेड वी वांट इन्वेस्ट। अब इनके पास पैसे नहीं थे आगे, और कहता है कि मैं एकदम, मुझे कॉन्फिडेंस मेरा लूज हुआ, क्योंकि लोग उसको कहते थे कि ये तो छक्का लग गया एक दफ़ा, ये बार बार नहीं होता। कहता है मुझे खुद भी थोड़ा सा फील हुआ तो पता नहीं छक्का ही ना लगा होगा ना। तो अब कहता है कि अब मुझे एक और पैशन मिल गया ज़िंदगी में, कि मैंने दुनिया को प्रूव करना है कि मेरा छक्का नहीं लगा, मैं ये दोबारा भी कर सकता हूँ जो मैंने पहले किया। तो इसने बार 3-3 महीने 4-4 महीने करके इन्वेस्ट करता था, फिर कहता था कंपनी को कि आप बाहर से लेके आओ पैसे, मगर वो बिल्कुल आखिरी दिन जब बंद होने वाले होते थे बहुत पैसा डाल देते। आहिस्ता आहिस्ता करते करते फ्लैट बिक गए सारे। फिर एंड में जो उसका आखिरी जो वो रह गया था लॉक, वो भी बिक गया। ये लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल बिजनेस अभी तक इनका प्रॉफिट में नहीं आया, एंड दे न्यू कि अगर 6-8 महीने, इसके बाद एक प्रॉपर्टी रह गई थी बस, जो इसने अपना कहा था कि ये मेरी पर्सनल सेविंग है, अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो काम आएगी। अब ये बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये तो हमारा कभी भी, हमें तो प्रॉफिटेबल होना है। उससे पूछा ये कैसे प्रॉफिटेबल होगा अपने पार्टनर से। ये क्योंकि साइट पे बेचते थे, ड्रॉप शिपिंग करते थे। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि इन्वेंट्री इनके पास नहीं थी, ऑर्डर कस्टमर का आता था, ये ऑर्डर आगे नाइकी को या एडिडास को भेज देते थे, एडिडास ज़ैपोस के नाम से कस्टमर को शिप करता था। वो कहता है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हर कोई नहीं अवेलेबल करता, तो बेस्ट डिज़ाइन के जूते हमें नहीं मिलते। तो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि बेस्ट डिज़ाइन के जूते हमें मिले, तो हमें इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, हमें पहले से ख़रीद के रखने पड़ेंगे, जैसे बाकी बड़े स्टोर करते हैं। मगर उसके लिए उसकी इन्वेस्टमेंट भी है, फिर रिस्क भी है कि अगर वो नहीं बिके तो क्या होगा, और फिर वेयर हाउस भी लेना पड़ेगा। अब ये पहले ही इसका सारा कुछ बिक चुका था, एक लॉफ्ट रह गया था, सारी फॉर्चून जो बनाई हुई थी पता नहीं ऊट पटांग चीज़ों में, कभी एक इसने मूवी बनाई, कभी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, ऐसी ऐसी चीज़ों में वो जा चुका था, बाकी स्टार्टअप्स में लूज हो चुका था। मगर इन्होंने डिसाइड किया कि हम रिस्क लेंगे एंड पुट एवरीथिंग इनटू व्हाट दे हैव गॉट। उसको यकीन था कि ये सक्सेसफुल होगी। और ये मेरी भी लाइफ का लेसन है कि जब आप ऐसी लाइफ में ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि मेक और ब्रेक है, अगर आप फेल हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए ज़िंदगी, मगर अगर कामयाब हो गए तो आप देन यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। एट दैट टाइम डबल डाउन ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, फुल कमिट करके आप करें और अल्लाह में मदद करता है। यही इसके केस में हुआ। इलॉन मस्क का जो केस है उसके अंदर भी तो यही, इलॉन मस्क आखिरी दिन उसकी ख़त्म हो गई थी, और उसमें उसका ट्रस्ट था अपने ऊपर, और उसने अपना ट्रस्ट बनाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी डाली कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वही ट्रस्ट लेके। तो ये रिपीटिंग पैटर्न है एंटरप्रेन्योर्स की ज़िंदगियों में कि वो आखिरी पैसा तक अपना डाल देते हैं कि लोग समझते हैं यार तुम तो ज़िंदगी तुम्हारी तबाह हो जाएगी, तुम करोगे क्या, मगर वो वापस आ जाते हैं वहाँ से। सो एनीवेज उसने फिर इन्वेस्ट किया। उस टाइम पे उसने इन्होंने $2 मिलियन के जूते खरीदे, वेयर हाउस खरीदा। वेयर हाउस के लिए वो ऑनलाइन के लिए कई ब्रांड देते नहीं थे अपने डिज़ाइन, कहते थे आपकी शॉप होनी चाहिए। इन्होंने कोई पुरानी सी शॉप खरीदी कहीं से जो नहीं चल रही थी,
बहरहाल इन्होंने फिर उसमें इन्वेस्ट किया, स्ट्रैटेजी चली। अब इनकी सेल जो है 4-5 गुना ज़्यादा होगी। फिर और सेटबैक्स आए जो कि ग्रोथ के अंदर आते हैं। जो इनका वेयर हाउस वाले थे वो उसको डील नहीं कर सकते थे। बहरहाल इसने ये सारे चैलेंजेस को डील किया। ज़ैप्टोज़ के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इसने बिल्ड की है। दे क्लेम के वी हैव द बेस्ट कस्टमर सर्विस ऑन अर्थ। बेस्ट कस्टमर सर्विस ऑन अर्थ इज अ बिग क्लेम टू मेक। और ये मैंने भी चेक किया उनकी वेबसाइट पे जाकर। कहते हैं इनके कॉल सेंटर एजेंट है ना, उनको एक इसमें भी किसी ने कॉल किया कि यार मैं यहाँ मेहमान आया हूँ, लॉस वेगस में आपका हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कहाँ से अच्छा मिलता है ये तो बताइए। कॉल सेंटर एजेंट का क्या काम है? वो अभी आप कहीं कॉल करें ना PTCL में, उन्होंने कहा कि यार पिज़्ज़ा कहाँ से अच्छा मिलता है। अच्छा, देयर कॉल सेंटर एजेंट्स विल टेल यू कि बेस्ट पिज़्ज़ा ढूंढ के बता देगा वो। अच्छा, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? मैंने भी ट्राई किया। मैंने उसमें वेबसाइट पे जाके लिखा मैंने आपके CEO से, टोनी शे से मिलना है। अच्छा, कहता है क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने उससे बताया। कहता है वो यार वैसे तो बड़ा मुश्किल है उससे मिलना, मगर वो ना ये 2 बार्स हैं, इनमें वो इस दिन और इस दिन जाता है। आप अगर उधर चले जाएंगे ना तो बड़ी चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। ऐसे उसने अपना कंपनी का कल्चर पे क्रिएट किया, क्योंकि पिछली कंपनी में उसको पता था कि मैंने ऐसी कंपनी नहीं बनानी जिसमें आपके ह्यूमन कनेक्शंस ना हो, जिसमें लोगों की वैल्यू ना हो, जिसमें पॉलिटिक्स हो, जिसमें फन ना हो, पैशन ना हो लोगों में। तो उसने फिर ऐसा यूनिक कल्चर ज़ैप्टोज़ में क्रिएट किया जो पूरी दुनिया में नहीं था। फन कल्चर को, फ्लैट एंड फन कल्चर को नेक्स्ट लेवल पे लेगा। उसने कहा कॉल सेंटर एजेंट नॉर्मली हर कंपनी ये करती थी कि इंडिया को आउटसोर्स करती थी, या पाकिस्तान में भी आते हैं कॉल सेंटर। क्यों आते हैं? लो कॉस्ट। क्योंकि लो कॉस्ट है और वो कहते हैं यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसने कहा कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट है, हमारा बेस्ट बंदा होना चाहिए। और जो लेट्स से फुटबॉल का जूता बेच रहा है का कॉल सेंटर एजेंट है, ही शुड बी अ पैशनेट फुटबॉल प्लेयर। सो जो भी बंदा कॉल सेंटर पे बैठा हुआ है वो पैशनेट होना चाहिए अपने काम में। फिर उसका बिलीफ था कि जो फन है, शुगल मेला, ये जो एक्सपीरियंसेस उसने बनाए लोगों के लिए, पार्टीज और अपने, ही बिलीव के जो दोस्त यार होते हैं असल वो अपने बेस्ट पे एक दूसरे के साथ होते हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं और अपने बेस्ट पे होते हैं उसमें जब दोस्तों के सामने होते हैं। बाकी जगहों पे ना शक्लों पे शक्लें चढ़ा के आते हैं वो लोग। तो इसने यहाँ पे वो कल्चर बनाया कि फन कल्चर हो, हर बंदा एक दूसरे का दोस्त हो, ज्यादा से ज्यादा कंपनी के अंदर दोस्तियां हो लोगों की। और एक चीज पे वो बिलीव करता था, हर बंदे में एक वियर्डनेस होती है, उस वियर्डनेस को बाहर आने दो। हम लोग डरते हैं, हम लोग करते हैं कि यार वो ये ना कह दे कंपनी में बॉस मुझे कैसे देखेगा, ये कैसे, हम पोज करते हैं। और कई दफा कुछ करने का दिल भी चाहता हो तो नहीं करता है कि वियर्ड ना लगे हमें। वो ऐसे जान के वियर्डनेस को प्रमोट करते थे, बिकॉज वंस अ पर्सन इज कॉन्फिडेंट कि उसे ये डरना हो कि मैं कैसा लगूंगा या मैं ये करूंगा तो कोई मजाक ना उड़ाए। ऐसी इन्वायरमेंट में हो जब वियर्ड होने में उसे कोई मसला ना हो, तो वो फिर वो काम कर सकता है जो वो नॉर्मल हालात में नहीं करता। तो इस तरह की चीजें इसने की कंपनी में। अब इवेंट्स करते हैं, एक इसने फॉर एग्जांपल डेयर शुरू किया, ब्लू और बाल्ड डे, कि आपने अपने या तो टेंट करानी है या ब्लू कलर के डाई कराने हैं। अच्छा, वो डेयर है तो दे एक्चुअली दे डिड दैट, वो खुद करा के आया और उसने काफी सारे जस्ट टू, तो इस तरह की काफी सारी ऐसी चीजें करते थे जो आम कंपनी में सोच नहीं सकता बंदा ये क्या कर रहे थे। आज उनका कल्चर इतना मशहूर हो गया कि गूगल से दूसरी कंपनियों से लोग बुक करा के, टाइम बुक करा के उनका कंपनी का टूर करने आते हैं। एक साल की बैकलॉग है, वो बुकिंग कराते हैं कि जी हमने यहाँ कंपनी का कल्चर देखना है।
टूर करना आगे, और वो जो मर्जी आप ऊट पटांग आइडिया ले आए, वो ये नहीं कहेंगे यार ये मतलब नॉर्म्स नहीं देखेंगे, दे विल सी के क्या ये, दे लेट यू ट्राई। सो उस कल्चर की बेस पे जो सबसे लो कॉस्ट फंक्शन होता है कॉल सेंटर, उसको सबसे वैल्यूएबल फंक्शन बना दिया उन्होंने, जिसकी बेस पे जेफ बेजोस जो अमेजोन का सीईओ था, उसने $1 अरब की ऑफर की खरीदने की, और उसने कहा कि आपका कल्चर और आपकी कंपनी इतनी अच्छी है कि मैं अमेजोन के अंदर उसको मर्ज करके उसको खराब नहीं करूँगा, इसको फुल आज़ादी दूंगा, जो आप करना चाहते हैं आप वैसे करें, और ये $1 अरब, और उसके थ्रू उसने हर कंपनी के एम्प्लॉय को थाउजेंड्स huge amount of money he was able to give them. But most of all, the friendships, the relationships, और जो मज़ा लोगों को उस कंपनी में आता था काम करने का, that sustain. और अब आज इस कंपनी का कल्चर पूरी दुनिया में it's a new way of working in the companies. और सिलिकॉन वैली को इसने इंस्पायर किया, और इसने शो किया कि इस कल्चर से आप सक्सेस ले सकते हैं। सो बहुत सारे लेसन्स हैं इसमें और भी, बट द थिंग इज आई थिंक देयर आर सम की लेसन्स फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न फ्रॉम दिस। पाकिस्तान में अभी आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स, बहुत ज़्यादा क्या, वी डोंट नो मैनी एट ऑल, जो इवन इस डायरेक्शन में भी जाने का सोचते भी। सही बात। तो ये वो चीज़ है जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है कि यार मैं चैम्बर की मीटिंग में जाता हूँ और जगहों पे लोग समझते हैं यार नहीं यहाँ तो डंडा चलता है, यहाँ तो ये नहीं चाहिए, ये कल्चर नहीं चल सकते, ये अमेरिका में चल सकते हैं। बट आई हैव सीन कि हमारे ही लोग वहाँ जाके इतना एक्सेल करते हैं, और इन्हीं कल्चर में जाके they're one of the top performing people. So it's not लोगों का मसला नहीं है, कल्चर का मसला, and we have to change the culture, we have to believe in ourselves, we have to work on our passion. तो with that मैं इसको conclude करूँगा with some apology के even though मैं इसको मैंने internalize किया हुआ है कि मेरी सोच में, मेरी कंपनी के काफ़ी कामों में इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, मगर बिकॉज आई कुड नॉट स्पेंड एनफ टाइम कि मैं इसको कंसाइज नोट्स बना के आपको आधे पौने घंटे में उसको ज़्यादा इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकता हूँ। बट एनीवेज आई वुड एनकरेज कि आप लोग इसको पढ़ें बुक को, और DPL विजिट करें। वहाँ पे हमने इन टू सम एक्सटेंट ये करने की कोशिश करें। इसका फॉलो भी बड़ा अनयूजुअल है। आज जिधर ये चला गया होलाक्रेसी जैसे, इसने इस बुक के बाद ऐसे ऐसे मॉडल्स लेके आया कि सिलिकॉन वैली वाले भी परेशान है देख के कि ये कैसे हो सकता है। बट एनीवेज इट्स समथिंग वर्थ रीडिंग।